नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपनी इंडियन इकोनॉमी की लेक्चर सीरीज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आप एक बार फिर से आ चुके हैं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, तो टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। पिछली क्लासेस में हमने एक ही क्लास हमने अभी तक ली है। उस क्लास में हमने बात की थी मुद्रा की, बिल्कुल बेसिक्स बात की थी इंडियन इकोनॉमी की। इंडियन इकोनॉमी आप उसको तो बोल सकते हो कि अर्थशास्त्र का भी बिल्कुल बेसिक था। क्या था? पैसे के बारे में हमने बात की थी कि पैसे का विकास कैसे होता है या पैसे का विकास कैसे हुआ, उसके ऊपर डिटेल में बात की थी हमने। याद आ गया होगा आपको कि सबसे पहले हम लोग बार्टर सिस्टम पे थे, फिर उसके बाद सिक्कों की मुद्रा पे आए, उसके बाद कागजी मुद्रा, कागजी मुद्रा के बाद हम लोग आगे पहुंचे प्लास्टिक मनी पे, और प्लास्टिक मनी के बाद हमने बात की वर्चुअल करेंसी की। तो ये पैसे का एक दौर था कि जिसमें इसने तरक्की की, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ज़रूरतों के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, दौर के हिसाब से। उसके बाद में हम लोग आए कि बैंक काम कैसे करते हैं। हमने दो बातें मेनली की थी पिछली क्लास में, एक बैंक की संपत्तियां और एक बैंक की देनदारियां। इन दोनों के ऊपर डिटेल में बात की थी। एक चीज होती है बैंक के एसेट, जिनको मैंने संपत्ति या परिसंपत्ति बोला था। परिसंपत्ति क्या थे? जो बैंक लोन देता है वो बैंक की संपत्ति है। उसके अलावा एक और शब्द जो मैंने इस्तेमाल किया था वो था देनदारियां, बैंक की लायबिलिटीज जो बैंक देने के लिए बाध्य है। तो बैंक आपको वो देनदारियां देने के लिए बाध्य है, जैसे कि आपका सेविंग्स अकाउंट के अंदर जो आपने पैसा डाला है अपने बचत खाते में, या इसके अलावा हम कह सकते हैं कि आपने जो फिक्स डिपॉजिट करवाई है बैंक के पास, उसको भी हमने बैंक की देनदारियों में गिना था कि बैंक बाध्य है उस चीज को देने के लिए, वो बैंक को देना है आपको। जबकि लोन पे बैंक पैसा कमाता है, तो लोन बैंक का एसेट है। ये सिंपल सी चीज, इसी के आधार पे बैंक उस पर पैसा कमाता है। पैसे की गतिशीलता के बारे में बात की थी कि कैसे घरों से पैसा व्यापार के लिए मार्केट में जाता है, वित्तीय संस्थान कहाँ पर रोल निभाते हैं अपना, सरकार का क्या रोल होता है, या उसके अलावा विदेशी जो कैरेक्टर्स हैं, विदेशी किरदार एक बैंकिंग सिस्टम में, एक पैसे के सिस्टम के अंदर गतिशीलता में किस तरह से योगदान देते हैं, हमने क्लियरली डिटेल में देखा था। आप में से जो भी कोई इस वीडियो के साथ पहली बार जुड़ा है, इस सीरीज के साथ, वो एक बार प्लीज जाकर पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। मैंने एक प्लेलिस्ट के अंदर इसको ऐड किया हुआ है, इंडियन इकोनॉमी बाय अंकुश सर। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी ये वीडियो। बात अब आगे करेंगे। उसके अलावा हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर थोड़ी सी कुछ टेक्निकल चीजें और पढ़ी थी आरबीआई के बारे में, कि आरबीआई कब स्थापना हुई। मैंने आपको बताया था 1935 में स्थापना हुई हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों के आधार पर, और उसके अलावा एक एक्ट बताया था आरबीआई एक्ट 1934, जिसने उस आरबीआई का पूरा खाका तैयार किया था, संरचना का, कि आरबीआई कैसे होगी। शुरू में निजी स्वामित्व वाला बैंक था, बाद में इसका स्वामित्व भारत सरकार के पास आ गया, इसका राष्ट्रीयकरण हो गया 1949 में। ये सारी बातें हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं, और ये इसका रिवीजन था। आरबीआई के मुख्य कार्यों के बारे में हमने बात की थी। नोटों को एक नियंत्रित करता है, नोटों का फ्लो नियंत्रित करता है मार्केट में आरबीआई। कटे फटे नोटों को मार्केट से रिप्लेस करता है, नए नोट लेके आएगा। उसके अलावा एक मुख्य चीज जो आरबीआई करता है वो ये है कि करेंसी नोट्स छापता है, और उसके अलावा उन नोट्स का सर्कुलेशन, उनका वितरण करता है। ये जिम्मेदारी आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। ये बात हमने डिटेल में की थी। सिक्के भारत में जो छपते हैं, और उसके अलावा 1 रुपए का नोट जो छपता है, ये भारत सरकार के द्वारा छपता है, लेकिन इनका भी वितरण आरबीआई ही करेगा। हम लोगों ने और इसके अलावा एक और बात की थी कि जो आपका 1 रुपए का नोट होता है उसके ऊपर सिग्नेचर होता है वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी का, क्योंकि भारत सरकार डायरेक्टली छापती है, तो भारत सरकार के लिए फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन उस पर मिलता है। और बाकी के जो भी 2 रुपए या इससे अधिक के नोट हैं, उनके ऊपर आपको आरबीआई गवर्नर का साइन मिलेगा। न्यूनतम भंडारण प्रणाली की पिछली क्लास में बात की थी कि आरबीआई इतना रिजर्व जरूर रखेगा कि आरबीआई अपने पैसे की जो गारंटी आरबीआई का गवर्नर दे रहा है उस गारंटी को पूरा कर सके। उसके लिए न्यूनतम भंडारण प्रणाली थी। 200 करोड़ रुपए का एक रिजर्व मेंटेन रखता है आरबीआई, जो गोल्ड में या इसके अलावा अलग अलग देशों की करेंसीज में मेंटेन रखा जाता है, कि वो उस सिचुएशन के लिए, उस परिस्थिति के लिए है कि कभी हाइपोथेटिकली मान लीजिए कि अगर ऐसा सिचुएशन आ भी जाता है कि भारत की करेंसी की वैल्यू नहीं रही, तब भी आप उस नोट के ऊपर जो लिखा हुआ है कि आरबीआई का गवर्नर आपको अपने नोट की वैल्यू अदा करने का वचन दे रहा है, आप आरबीआई को अप्रोच कर सकते हो, और उसके लिए वो न्यूनतम भंडारण प्रणाली है। ये अपनी पिछली क्लास का पूरा रिवीजन था। आरबीआई की स्ट्रक्चर हमने देख ली थी कि एक केंद्रीय बोर्ड होता है, उसके अलावा स्थानीय क्षेत्रीय बोर्ड और थे। केंद्रीय बोर्ड में मैंने आपको बता दिया था कि आरबीआई का गवर्नर होगा, अधिकतम 4 डेप्यूटी गवर्नर हो सकते हैं, जिनको उप गवर्नर हम हिंदी में कहते हैं।
उसके अलावा क्षेत्रीय बोर्ड जो है आरबीआई के वो स्थापित कहाँ कहाँ किए गए थे, मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताया था याद रखने का। मुख्य आरबीआई का हेड ऑफिस कहाँ पर है, वो तो है मुंबई में। इसके अलावा जो 4 स्थानीय क्षेत्रीय कार्यालय बताए थे उन 4 के लिए आपको बताया था अंग्रेज कहाँ पर स्थापित हुए थे, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, बंगाल में कलकत्ता। तो बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, ये 3 प्लस दिल्ली नया केंद्र 1911 के बाद जो भारत की राजधानी बन गया था। तो ये 4 आरबीआई के स्थानीय केंद्र थे, स्थानीय केंद्र हैं आज भी, स्थानीय या क्षेत्रीय कार्यालय आरबीआई के यहाँ पर स्थापित है। ये अपना पूरा पिछली क्लास का रिवीजन होता है। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, भारतीय बैंकिंग के सिस्टम को जानते हैं आज इस क्लास में। आप सबका साथ बना रहेगा उम्मीद करता हूँ क्लास के लास्ट तक, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम लोग बहुत ही आसानी से आज इस क्लास में समझने वाले हैं। बैंकिंग का आपको पूरा सिस्टम समझ में आएगा और यकीन मानिए वापस से आपको अलग से इस क्लासेस को इनको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आज इधर ध्यान से आप कुछ चीज़ें सुनते हैं। आपके पेपर के अंदर आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, इनकी प्रैक्टिस सीरीज भी मैं लेके आऊँगा। यूट्यूब पे हम लोग लाइव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिनके माध्यम से इस टॉपिक को पूरा एकदम डिटेल में कवर करेंगे। वापस आपको मैं बोल रहा हूँ कि रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इकोनॉमी का डर आपका खत्म होगा। ये इस चीज़ के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं। आज की इस लेक्चर सीरीज के अंदर दूसरा पार्ट है हमारी उस लेक्चर सीरीज का। इसमें शुरुआत में हम लोग भारतीय बैंकिंग सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। भारतीय बैंकिंग सिस्टम काम कैसे करता है। पिछली क्लास में मैंने एक चीज़ ज़रूर आपको बताई थी कि आरबीआई है बैंकर्स बैंक, कंट्रोल करता है, बैंकों पर नियंत्रण करता है। यहाँ पर भारत के अंदर जो बैंकिंग सिस्टम है अपना, भारतीय वित्त या फाइनेंस तंत्र, ये काम कैसे करता है कि इसमें एक तो है बैंकिंग सिस्टम जो बैंक्स काम करते हैं, और दूसरा है गैर बैंकिंग वित्त संस्थान, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफआई। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एग्जाम्पल आपको पिछली क्लास में भी दिया था मैंने कि जो बैंकिंग का काम नहीं करते लेकिन फाइनेंस का काम करते हैं। उदाहरण मुथूट फाइनेंस, बोर्ड देखे होंगे आपने, क्या करते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। मोबाइल खरीदने जाते हो आपको एक ऑप्शन मिलता है बजाज फाइनेंस, वो आपके मोबाइल खरीदने को फाइनेंस करेगा। या इसके अलावा ट्रैक्टर खरीदने के लिए जाओगे तो महिंद्रा फाइनेंस, ये फाइनेंस की कंपनियां हैं अलग अलग, पैसे का काम कर रही है। तो भारत में पैसे का काम जो भी कंपनियां कर रही हैं, बैंक नहीं है लेकिन वो सारी इस एनबीएफआई में आती है। अलग अलग तरह के एनबीएफआईज आपको आज बताऊंगा मैं, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। तो 2 ही तरह की सिस्टम है भारत में, एक है बैंकिंग सिस्टम और एक है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। एक सिस्टम और चल रहा है न्यूज़ में आजकल, आपको पता है, जो भी ये बिग बॉस के फैन होंगे वो जानते हैं ये सिस्टम क्या है। बाकी अपने टॉपिक पे स्टिक करते हैं हम कि अपने भारतीय वित्त फाइनेंस सिस्टम के अंदर बैंकिंग और नॉन बैंकिंग सिस्टम्स हम लोग बात कर ही रहे हैं। उसके अलावा देखिए ये पूरा भारत का अपना, मेनली मैंने आपको बताया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरा एकदम टॉप पे बैठेगा भारत में। बैंकर्स बैंक भारत का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली, सबसे केंद्रीय बैंक जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है भारत में, तो वो आरबीआई सबसे ऊपर। अब आरबीआई के पास 2 तरह के बैंक रहेंगे। एक आप नाम सुनते हो शेड्यूल्ड बैंक, जिसको बोला जाता है हिंदी में हम लोग उसको अनुसूचित बैंक भी बोलते हैं, अनुसूचित बैंक। ये अनुसूचित बैंक क्या होते हैं, ऊपर मैंने आपको एक डेफिनेशन सिंपल सी लिखी हुई है। वो बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 की अनुसूची 2 में शामिल है। यस, बस वही बैंकों की एक लिस्ट आरबीआई एक्ट के अंदर, 1934 वाले एक्ट के अंदर बैंकों की लिस्ट है। उस लिस्ट के अंदर जो बैंक्स का नाम है वो कहलाते हैं शेड्यूल्ड बैंक या अनुसूचित बैंक। गैर अनुसूचित कौन से होंगे, जो उस शेड्यूल में नहीं है, तो ये नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स बोले जाते हैं। हिंदी में इनको हम बोलते हैं गैर अनुसूचित बैंक। गैर अनुसूचित बैंक, एक अनुसूचित बैंक शेड्यूल्ड बैंक्स और दूसरे हैं गैर अनुसूचित बैंक, जिनको मैं बोल रहा हूँ गैर नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। तो जो ये अनुसूचित बैंक है हमारे, इनको 2 भागों में हमने बांट रखा है कि या तो वो सहकारी बैंक होंगे या वो वाणिज्यिक बैंक होंगे। सहकारी यानी सहकारिता, साथ में आना सबका, सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक। और दूसरा सरकारी नहीं लिखा हुआ, सहकारी लिखा हुआ है, कोऑपरेटिविज्म के सिद्धांत पर आधारित है कि कई लोग आएंगे, इकट्ठे होंगे, पूंजी इकट्ठा करेंगे और एक बिजनेस स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे, सब साथ में मिलकर तरक्की करें। तरक्की करना मुख्य उद्देश्य है, किसी भी कीमत पे पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है। उदाहरण आपको देता हूँ, अमूल। अमूल एक कोऑपरेटिव है। अमूल सब जानते होंगे, नाम सुना होगा। गुजरात के अंदर आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड नाम से एक कोऑपरेटिव, एक सहकारिता स्थापित की गई, जिसने किया क्या कि गुजरात के जो
ग्रामीण इलाके थे उनकी ज़िंदगी बदल दी, उनके लिए एक बिजनेस का मॉडल लेके आए जिसमें सबने विकास किया। और अमूल आज इतनी पावरफुल है कि थोड़े टाइम पहले न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट टीम थी उसकी मेन स्पॉन्सर अमूल थी। तो आप उनके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड अपने आप में एक अलग वीडियो बनाया जा सकता है अमूल की सक्सेस के ऊपर, अमूल के बिजनेस मॉडल के ऊपर। कभी बनाएंगे, वापस टाइम मिलेगा। तो आज के लिए आप बस एक उदाहरण याद रखिए कि अमूल के अंदर करते क्या है कि एक सहकारिता स्थापित की गई। सहकारिता का मतलब सबको साथ लाया गया। गुजरात के जो किसान थे और मेनली इनका पशुपालन करने वाले जो किसान थे, साथ में उनको उनसे दूध इकट्ठा करके एक जगह पे इकट्ठा करके फिर उसको बेचा गया, गुजरात के अंदर अलग अलग जगहों पे भेजा गया। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड आनंद के अंदर ये मेनली स्थापित हुई थी। वर्गीस कुरियन को बड़ा क्रेडिट जाता है इसके लिए। ये सारी डिटेल्स पे कभी सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर बस आप इतना ध्यान रखिए कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स कोऑपरेटिविज्म, सहकारिता के सिद्धांत पे काम करते हैं कि सब साथ में मिलके कर रहे हैं। पैसा, अंधा पैसा कमाना इनका मोटिव नहीं है। इनका मोटिव मेन क्या है? सबका विकास करना, कि जो भी सहभागी हैं उनका विकास हो। दूसरी तरफ है कमर्शियल बैंक, जिनको हम एक और शब्द देते हैं, हिंदी में हम लोग बोलते हैं वाणिज्यिक बैंक, कि जिनका मेन काम कॉमर्स, पैसे से संबंधित पैसा कमाना इनका मोटिव है। तो कमर्शियल बैंक्स में या तो वो इंडियन होगा, भारतीय बैंक हो सकते हैं, या वो फॉरेन यानी विदेशी बैंक। एग्जाम्पल आपके सामने है फॉरेन और इंडियन बैंक्स। आपको अपनी पूरी रियल लाइफ के अंदर भी आपको ऑब्जर्वेशन, मैंने आपको पिछले क्लास में एक बात बोली थी, इंडियन इकोनॉमी इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। आप ऑब्जर्वेशन, अपना एक जो आसपास की चीज़ों को एक देखने का नज़रिया है, उस पर काम करिए, इकोनॉमिक्स आपको समझ में आएगी और बहुत आसानी से आएगी। भारतीय बैंक कौन कौन से? एग्जाम्पल आपके लिए SBI, PNB, ये सारे इंडियन बैंक्स हैं। और उन इंडियन बैंक्स में भी या तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक यानी सरकारी बैंक, अब ये फर्क आपको दिखना चाहिए। मैंने यहाँ पर इस बैंक के लिए लिखा है सरकारी बैंक, ऊपर वाला क्या लिखा था? सहकारी बैंक। सहकारी और सरकारी में फर्क है। तो सरकारी बैंक कौन से हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक, उदाहरण इंडिया के लिए अपना SBI। वर्तमान में टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है भारत में। पब्लिक सेक्टर बैंक यानी सार्वजनिक बैंक, सरकार के बैंक, सरकार इनकी ओनर है, इनकी मालिक है। SBI सबसे बड़ा है इनमें। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस पब्लिक सेक्टर बैंक का एक उदाहरण आपके लिए रहेगा। SBI, टोटल 12 वर्तमान में पब्लिक सेक्टर बैंक्स है भारत में। ये 12 का फिगर आप फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाइए, चेक करिए, आपको मिल जाएगा, उन बैंकों के नाम भी मिल जाएंगे। अब यहाँ पर इसके अलावा दूसरे मैंने इधर लिखा हुआ है प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक यानी निजी बैंक। ये वाले थे सरकारी बैंक। तो इंडियन बैंक्स की दो कैटेगरीज मैंने बताई है आपको, एक है सरकारी बैंक और दूसरे हैं निजी बैंक। इन निजी बैंक उदाहरण ओल्ड एंड न्यू दोनों की तरह से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं अपने देश के अंदर और भी। तो जैसे कि आप समझ सकते हैं ICICI, HDFC, ये बैंक्स हैं, प्राइवेट है। तो प्राइवेट बैंक्स में इनके नाम सबसे आगे आते हैं। प्राइवेट बैंक्स का भी सिस्टम है भारत में। पब्लिक सेक्टर बैंक अगर आप हो, सरकारी बैंक होना, SBI एक मुख्य उदाहरण। उसके अलावा अपने कुछ SBI के अलावा कुछ और सरकारी बैंक है, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक हुआ। और उसके अलावा एक और तरह के बैंक होते हैं जिनका यहाँ पर नाम नहीं लिखा मैंने, लेकिन आपने अपने आसपास ऑब्जर्व किया होगा, जिनको हम कहते हैं रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक। ग्रामीण बैंक के नाम सुने होंगे आपने। तो ये ग्रामीण बैंक क्या होते हैं? रीजनल रूरल बैंक्स या ग्रामीण बैंक। और एक कैटेगरी होती है इसी की, पब्लिक सेक्टर बैंक की। चीज़ें थोड़ी सी मैसी ना हो, आपको शायद नीचे का पार्ट विजिबल नहीं है, तो वो मैं आपको अलग से इधर लिख के बता दे रहा हूँ कि ये काम कैसे करता है सिस्टम की। इधर मैंने जो ये पब्लिक सेक्टर बैंक लिखे हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक यानी सरकारी बैंक। सरकारी बैंक 3 तरह के हो गए। एक तो उदाहरण इसका मैंने दिया आपको SBI, क्योंकि सबसे बड़ा है इसलिए SBI का अलग से नाम लिखा मैंने। पहले अलग अलग और ब्रांच जो शाखाएं थी, शाखाएं नहीं बोलना चाहिए, अलग अलग SBI के ही अलग अलग डिविजन्स थे। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, ऐसे और भी सारे ये 5 ब्रांचेस को मर्ज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बड़े बैंक के रूप में तब्दील कर दिया गया था रिसेंटली। पिछले साल की बात है, पिछले से पिछले साल की। तो SBI की जो आपकी लोकल ब्रांचेस थी उन सारों पे अब SBI का नाम दिखता है, पहले वाली ब्रांचेस का नाम नहीं दिखता। तो SBI भारत का सबसे बड़ा बैंक है, तो यहाँ पर अलग से लिखना जरूरी है। इसके अलावा कई अन्य सरकारी बैंक, और उसके अलावा एक और ऑप्शन मैंने इधर आपको दिया अभी, RRB यानी रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है
अभी तक देखो एक चीज़ है कि ये पब्लिक सेक्टर बैंक थे, इनके अंदर यानी सरकारी बैंकों में सरकार मालिकाना हक रखती है, लेकिन रीजनल रूरल बैंक में कहानी ये है कि सरकार, भारत सरकार जो है ये 50% स्वामित्व रखती है, टोटल ओनरशिप का 50% भारत सरकार के पास। दूसरा, उसके अलावा राज्य सरकार के पास आपको दिखेगा 15%। 50% किसका? केंद्र सरकार का रीजनल रूरल बैंक में, यानी स्थानीय क्षेत्रीय बैंक जो है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 50% भारत सरकार का, 15% राज्य सरकार का, और एक और शब्द लिखा है स्पॉन्सर बैंक। स्पॉन्सर बैंक 35%। तो 35% हिस्सा जो है इसमें, ये आपके स्पॉन्सर बैंक का रहेगा। ये स्पॉन्सर बैंक का मतलब कि जो कोई बड़ा बैंक इस बैंक के उत्थान के लिए पैसे दे रहा है। ग्रामीण बैंक, नाम से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि ग्रामीण इलाकों के अंदर बैंकिंग सुविधाएं लेके जाने की जिम्मेदारी उठा रहे हैं और उनको सही या सस्ते रेट्स पे, सस्ती दरों पे लोन्स उपलब्ध करवाना, क्योंकि ये लोन आएंगे, पैसे की गतिशीलता होगी, तभी तरक्की होगी। ये हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर बात की थी, आपको एक पूरा चार्ट दिखाया था मैंने कि कैसा पैसा मूव करेगा तब उसकी वैल्यू बढ़ेगी। अपने बड़े बुजुर्ग कहते भी थे, पैसे से पैसा बढ़ता है, पैसे से पैसा बनता है। कि आपके पास पैसा है वो घर के अंदर रखा हुआ, ठीक है, आपके सेफ्टी के लिए जितना हो उतना ठीक है, उसके अलावा चलायमान होगा, गतिशील होगा, प्रोडक्टिवली गतिशील होगा, तब वो पैसे की वैल्यू बढ़ेगी, इकोनॉमी में तरक्की होगी, विकास होगा। तो यहाँ पर ये जो स्वामित्व है, इसके अंदर ये स्पॉन्सर बैंक 35% जो रख रहा है, ये स्पॉन्सर बैंक, मान लीजिए कि एक इलाके के अंदर आईसीआईसीआई बैंक की बड़ी पहुँच है, तो भारत सरकार इनके साथ, भारत सरकार और राज्य सरकारें इनके साथ सहयोग करके इनकी स्पॉन्सरशिप के साथ एक रीजनल रूरल बैंक तैयार रखेगी। मतलब उस बैंक के स्वामित्व में 35% हिस्सा उस स्पॉन्सर बैंक का होगा। वो स्पॉन्सर बैंक पैसा देगा इस बैंक को डेवलप होने के लिए। अब सीधी सी बात है कि आईसीआईसीआई का एग्जांपल जैसे मैं ले रहा हूँ, तो आईसीआईसीआई अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है भारत की बैंकिंग में। जाहिर सी बात है कि उनके बहुत ज़्यादा पहुँच भी होगी ग्रामीण इलाकों तक, शहरी इलाकों में भी और ग्रामीण इलाकों में भी। और ऐसे में अगर सरकार चाहती है कि एक रीजनल रूरल बैंक आए, तो उसके अंदर उस मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको डायरेक्टली इनवाइट करना कौन नहीं चाहेगा। उसी उद्देश्य के साथ स्पॉन्सर बैंक का कॉन्सेप्ट है इसमें कि स्पॉन्सर बैंक 35% हिस्सेदारी रखेगा इसकी ओनरशिप में, स्वामित्व में, तो वो उसके लिए काम भी करेगा, अपनी एक्सपर्ट गाइडेंस देगा। तो ये कहानी है अपने पूरे के पूरे आरआरबीज की। प्रश्न इससे बनते हैं, याद रखिएगा, आरआरबी में स्वामित्व 50% किसका? भारत सरकार का, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का 15% और स्पॉन्सर बैंक 35% लेकर रखेगा। तो ये आरआरबी का स्वामित्व है। ये पूरा का पूरा भारत के शेड्यूल्ड बैंक यानी अनुसूचित बैंकों का मॉडल था। इसके अलावा मैंने एक और शब्द इधर लिखा हुआ है, गैर अनुसूचित बैंक। ये गैर अनुसूचित बैंक जो उस अनुसूचित 2 में शामिल नहीं है, कौन से हैं? सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स या प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज इसमें आती है, या इसके अलावा आप कमर्शियल बैंक आते हैं, नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक यानी वाणिज्यिक बैंक जो पैसे कमाने के लिए काम करेंगे लेकिन नॉन शेड्यूल्ड हैं, ऐसे बैंक्स इसके अंदर आते हैं। आगे हम लोग बात करें, ये तो था अपने आरबीआई का सिस्टम, बैंकिंग का सिस्टम भारत के अंदर पूरी तरह से शेड्यूल्ड बैंक यानी अनुसूचित बैंक, और दूसरा मैंने लिखा हुआ था गैर अनुसूचित बैंक। सारा का सारा सिस्टम आपको बता चुका हूं मैं। अगला इसके बाद एक और शब्द मैंने लिखा था, याद दिला देता हूं वापस आपको, पिछली जो ये स्लाइड आपको रखी थी कि बैंकिंग सिस्टम या फिर गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। बैंकिंग सिस्टम हम देख चुके हैं कि आरबीआई कंट्रोल कर रहा था। गैर बैंकिंग वित्तीय सिस्टम क्या है? ये है एनबीएफआईज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी गैर वित्तीय संस्थान। कौन से हैं ये गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान? ये वाले। इसमें मैंने 3 डिवीजन आपके लिए किए हैं। एक तो है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी अखिल भारतीय, पूरे भारत के अंदर जो एक्टिव है, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान। कौन से हैं? 4 एग्जाम्पल आपके सामने रखें। एक है नाबार्ड, नाम सुना होगा आपने, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इस नाबार्ड का स्वामित्व भारत सरकार के पास है 100%। नाबार्ड का मैंने आपको फुल फॉर्म अभी लिखवाया, उसके अंदर रूरल डेवलपमेंट दिख रहा है, एग्रीकल्चर दिख रहा है, मतलब इसका कि ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए काम करेगा। कौन सा? नाबार्ड। दूसरा सिडबी लिखा हुआ है। ये नाबार्ड है क्या? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये कोई बैंक डायरेक्टली नहीं, लेकिन एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट यानी खेती व ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए काम करेगा। तो ये है नाबार्ड।
दूसरा आपके सामने दिख रहा है आपको सिडबी। सिडबी क्या है? ये वापस वही जैसे नाबार्ड ग्रामीण इलाकों के लिए है, वैसे ही सिडबी जो है ये शहरी इलाकों के लिए है। इसका स्वामित्व मिक्स है। मिक्स स्वामित्व का मतलब कि थोड़ा शेयर इसमें आईडीबीआई का है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, थोड़ा भारत सरकार का डायरेक्टली। तो इस तरह से इसमें मिक्स्ड स्वामित्व है। एक और है नेशनल हाउसिंग बैंक, जो हाउसिंग यानी गृह निर्माण, उसके लिए आपको फाइनेंस उपलब्ध करवाता है एनएचबी। इसका 100% स्वामित्व भारत सरकार के पास है। और एक और सिस्टम है एक्जिम बैंक, इसका भी भारत सरकार के पास है। ये एक्जिम बैंक क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, नाम में बैंक है पर ये गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है। एक्जिम बैंक्स भारत में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को प्रमोट करता है। एक्जिम बैंक का ओनरशिप, आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, पेपर के अंदर ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी ओनरशिप स्ट्रक्चर से, यानी स्वामित्व किसका कितना है। तो एक्जिम बैंक जो है इसका 100% स्वामित्व भारत सरकार के पास है। एक पीछे हमने बात की पिछले स्लाइड पे आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स, उसके अंदर आपका 50% स्वामित्व भारत सरकार के पास था, 15% किसके पास? राज्य सरकार के पास, और 35% स्पॉन्सर बैंक के पास। वो स्पॉन्सर बैंक जो पैसा देगा और एक्सपर्टीज देगा। कई सारे स्थापित बैंक है जो रीजनल रूरल बैंक यानी ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों को सहायता करते हैं इस बैंकिंग प्रोफेशन के अंदर जमने के लिए, भारत में फैलने के लिए, ग्रामीण इलाकों में अपनी पहुंच बनाने के लिए। तो ऐसे बैंक्स के लिए स्पॉन्सर बैंक की जरूरत पड़ती है। पिछली स्लाइड पे हमने बात की थी। ये वाली एनबीएफआईज मैंने आपको लिख दी है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको हमने देख लिया कि जो अखिल भारतीय स्तर पे काम करती है। ये एआईएफआईज हो गई। दूसरा आपके सामने मैंने लिखा हुआ है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ये दो तरह की होती है। एनबीएफसी दो तरह की कंपनियां हैं कि जो बैंकिंग का काम नहीं कर रही लेकिन फाइनेंस का काम कर रही है। एग्जाम्पल आपको दिए थे मुथूट फाइनेंस, या उसके अलावा और भी आपका गोल्ड का दे के उसके बदले में आपको फाइनेंस करती है, बजाज फाइनेंस हो गई, या फिर उसके अलावा आप नाम ले सकते हो महिंद्रा फाइनेंस का, महिंद्रा भी फाइनेंस का काम करती है। तो अलग अलग आपके मार्केट के प्रोडक्ट के लिए अलग अलग फाइनेंस कंपनीज हैं जिनको हम इन एनबीएफसीज में रखते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इनके अंदर दो तरह की मेनली इनका क्लासिफिकेशन है, दो तरह का इनका वर्गीकरण है। एक बोलती है एनबीएफसी वो जो डिपॉजिट टेकिंग यानी जमा करती है, एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग, और दूसरी है एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग कि जो डिपॉजिट नहीं लेती, जमा नहीं करेगी, पैसा जमा नहीं करेंगे, वो एनबीएफसी एनडी। तो अगर पैसा जमा नहीं करेंगे तो पैसे कमाएंगे कैसे? क्रेडिट के माध्यम से। इनका मेन काम है क्रेडिट देना। जैसे कि आपको मैंने बजाज का एग्जांपल लिया था, वहां पर आप अपना पैसा जमा नहीं करा सकते हो। तो ये सारा आपका या तो वो डिपॉजिट टेकिंग है या वो नॉन डिपॉजिट टेकिंग। और एक और प्राइमरी डीलर्स का एग्जांपल और लिखा गया है, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स होंगे या बैंक्स के प्राइमरी डीलर होंगे, कि बैंक्स जो है एक प्राइमरी डीलर के रूप में डायरेक्टली फाइनेंस का काम कर रहा है आपके लिए, वो इस क्लासिफिकेशन में आता है। आपको इतनी डेप्थ की जरूरत नहीं है, लेकिन ये पूरा का पूरा भारतीय बैंकिंग का स्ट्रक्चर था, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग दोनों का। बैंकिंग का आपको पिछली स्लाइड में बताया था, और यहाँ पर ये नॉन बैंकिंग स्ट्रक्चर और आपने देख लिया गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों का स्ट्रक्चर ये था आपके सामने। अब आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि ये एनबीएफसीज के एग्जांपल आपको एनबीएफआईज के दिए गए हैं बहुत सारे, आपको उतना ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सीधे अब आगे बढ़ते हैं बैंकिंग और मौद्रिक नीति पर। ये जो टॉपिक का एक क्रक्स है, मैंने आपको जो इस पूरे के पूरे टॉपिक का नाम आपने देखा बैंकिंग व मौद्रिक नीति। बैंकिंग वाला पार्ट आपको क्लियर होगा आई होप, क्योंकि पिछले 1.5 क्लास से हम लोग इस पर बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं मौद्रिक नीति, मॉनिटरी पॉलिसी। मॉनिटरी मतलब पैसे से संबंधित, और मुद्रा एक शब्द हम लोग ले ही रहे हैं। काफी शुरू में आपके साथ मैंने पूरा डिस्कस किया कि मुद्रा का विकास कैसे हुआ, उस पर बात की थी। अब इस मुद्रा को कंट्रोल करने का काम, इसका विनियमन करने का काम, इस पर नियंत्रण करने का काम आरबीआई का है। और आरबीआई करती कैसे है ये काम, वो चीज हमें यहां से पता चल रही। मौद्रिक नीति, आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से, मॉनिटरी पॉलिसी के माध्यम से भारत के अंदर पैसे का फ्लो कंट्रोल करती है। सिंपल चीजें कुछ आपके लिए लिखी गई है, बोल देता हूं मैं आपको कि आरबीआई को यह अधिकार, अपने 1934 वाला जो एक्ट जिसको आपको मैंने बताया था कि आरबीआई को यह अधिकार प्राप्त है, क्या? भारत की मौद्रिक नीति नियंत्रित करने का। किस एक्ट के माध्यम से, किस कानून के माध्यम से, आपको याद रखना है,
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, आरबीआई एक्ट 1934 आरबीआई को ये अधिकार देता है कि भारत में मौद्रिक नीति से संबंधित फैसले आरबीआई लेगा। समझ आ रही होगी आई होप आपको बात। तो ये इनका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। मैं ब्रह्मास्त्र बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द बोल रहा हूँ कि आरबीआई पैसे का फ्लो कंट्रोल कर रहा है इस देश में, अर्थव्यवस्था को मैनेज कर रहा है। तो ये अधिकार कहाँ से मिल रहे हैं, ये एक्ट आपको याद रहना चाहिए, आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट 1934 वापस एक बार फिर मेंशन कर रहा हूँ, याद जरूर रखिएगा, आरबीआई एक्ट 1934। इस एक्ट के माध्यम से आरबीआई को अधिकार प्राप्त है। आरबीआई करता क्या है, मौद्रिक नीति के माध्यम से स्टॉक और मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। स्टॉक और मुद्रा की आपूर्ति, स्टॉक किस चीज का है, पैसे का स्टॉक। सप्लाई और डिमांड को कंट्रोल करेगा। पिछली क्लास में एक कोट दिया था मैंने आपको, एक फेमस अर्थशास्त्री ने कहा था कि आप एक तोता पकड़िए, उसको सप्लाई और डिमांड नाम के 2 शब्द सिखा दीजिए, आपके सामने एक नया अर्थशास्त्री तैयार है। इस सप्लाई और डिमांड का ही पूरा गेम है अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी। यहाँ पर आगे अगर हम बात करें तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बोला था कि क्रेडिट नियंत्रण का काम आरबीआई करता है भारत के अंदर। तो धन और ऋण की आवश्यकता और आपूर्ति का काम आरबीआई करेगा। कैसे करता है वो चीज आपको अभी समझ में आएगी इस मौद्रिक नीति के उपकरणों के माध्यम से। करती क्या है मौद्रिक नीति, सिंपल शब्दों में पैसे का फ्लो कंट्रोल करेगी। मैंने आपको एक शुरू के अंदर पिछली क्लास में एक बात बोली थी, पैसा जितना गतिशील होगा उतनी ही तरक्की होगी। लेकिन पैसे की एक गतिशीलता जो है इसको कंट्रोल, नियंत्रण में रखने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर एक लिमिट से ज्यादा होगा तो महंगाई भी बढ़ सकती है। और आरबीआई के जो मुख्य कार्य आपको बताए थे उनमें से एक था कि महंगाई को कंट्रोल करना। आरबीआई का काम है महंगाई को कंट्रोल करना। कैसे करेगी, इस मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति के माध्यम से करती है। मौद्रिक नीति के माध्यम से करेगी। तो ये मौद्रिक नीति के अंदर ऐसा क्या है कि आरबीआई महंगाई कंट्रोल कर सकती है। पहले एक सिंपल डिस्कशन मैं आपके साथ लूंगा, महंगाई कैसे बढ़ती है, सिंपल एक, वरना मैं एक अलग क्लास और लूंगा, इन्फ्लेशन के बारे में हम बात करेंगे, मुद्रास्फीति के बारे में अलग एक सेपरेट टॉपिक अपने आप में, लेकिन एक रफ आइडिया आपको दे रहा हूं। 2 शब्द आपको हमेशा इकोनॉमी में याद रखने हैं, एक है सप्लाई और एक है डिमांड। मैंने आपको बताए थे, कई बार मैं ये बात कर चुका हूं अपने दोनों वीडियोस के अंदर, कई बार ये नाम लिए मैंने। सप्लाई यानी आपूर्ति, आपूर्ति, और दूसरा शब्द है डिमांड यानी मांग। ये दोनों चीजें जब बैलेंस में होगी तब एक अर्थव्यवस्था सही चलेगी। बैलेंस खराब होगा तब क्या होगा, तब वही होगा जैसा अभी हो रहा है, टमाटर के रेट बड़े बड़े हैं मार्केट के अंदर। टमाटर के रेट जो अभी एकदम करंट का मुद्दा, इकोनॉमी इसलिए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्योंकि आपको अखबारों में दिखती है, होते हुए दिखती है। अब यहाँ पर आप टमाटर का ही मुद्दा एग्जाम्पल के लिए लीजिए। टमाटर के रेट बढ़े हुए हैं, क्यों बढ़े हुए हैं, क्योंकि सप्लाई जो है उसका इश्यू है। कुछ भी वजह हो, किस वजह से सप्लाई का इशू है वो बाद में बात हो सकती है, उस पर पॉलिटिक्स की जा सकती है, पर मुद्दा ये है कि रेट क्यों बढ़े, किसी भी चीज़ के रेट क्यों बढ़ेंगे, जब ये सप्लाई और डिमांड का जो बैलेंस है ये खराब होगा तब मार्केट खराब होता है। बैलेंस खराब होने का मतलब कि मान लीजिए पहले आपके पास, अब देखो दोनों चीज़ें होगी, या तो अगर सप्लाई कम हो जाए या डिमांड बढ़ जाए, तब दोनों ही केस में महंगाई बढ़ेगी। कैसे, उदाहरण से समझिएगा। सप्लाई, मान लीजिए कि भारत के अंदर आ रहे थे 1000 आईफोन मैन्युफैक्चर होके भारत में आ रहे थे, डिमांड थी उतनी ही 1000 की, तब तक सब सेट था। लेकिन मान लो आईफोन आए 900, अगर 900 आईफोन बन के आए तो अभी भी डिमांड तो 1000 की है, वो 100 लोग और क्या करेंगे, एक्स्ट्रा पैसा ऑफर करेंगे कि साहब आप 1 लाख में दे रहे थे, मैं आपको 1,10,000 दूंगा, मेरे को चाहिए वो आईफोन। अपने आप इस मार्केट ने उसके रेट बढ़ा दिए। जो नॉर्मल अपना हम लोग बोलते हैं कि एक तो होता है मेन स्ट्रीम मार्केट, दूसरा जो अंडरग्राउंड मार्केट है उसके अंदर ये रेट बढ़े हुए दिखेंगे। तो इस तरह से रेट बढ़ेगा अगर सप्लाई कम हुई। एग्जाम्पल याद रखेंगे आप ये कि सप्लाई, जैसे कि मैंने आईफोन का एग्जाम्पल लिया, 1000 आ रहे थे पहले, अब जब 900 हो गए तब सप्लाई कम हुई और उसकी वजह से रेट बढ़ गया। दूसरा एग्जाम्पल, भारत सरकार ने लोगों को पैसा दे दिया, मोदी जी एक दिन खुश हो गए, बोले कि अपने छोटे का, अमित शाह का बर्थडे है, सबको बांटो पैसे, सबको बांट दिए एकदम, वो 15 लाख का जो वादा किया था वो कर दिया पूरा।
सारे लोग पहुंच जाएंगे अपने अपने पैसे लेके कि अब जब मार्केट में इतना पैसा घुसा तब लोग डिमांड भी तो करेंगे। उस 15 लाख से कोई भी कुछ भी खरीदेगा, सब अपनी अपनी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश करेंगे, मार्केट में पैसा घुसेगा। वापस वही आईफोन वाले, पहले 1000 आईफोन आ रहे थे, 1000 आईफोन की मांग थी, लेकिन मोदी जी ने अगर सबको 15 लाख दिए तब ये 1000 से ये डिमांड कई लाखों में पहुंच नहीं जाएगी, लेकिन आईफोन मार्केट के अंदर 1000 ही आ रहे हैं। तो लोग क्या करेंगे? सिंपल चीज़, लोग यहाँ पर अपनी डिमांड बढ़ाएंगे, डिमांड के साथ वैल्यू ज़्यादा ऑफर करेंगे, वही 1 लाख वाले आईफोन की कीमत बढ़ के आपको 1.5 लाख तक मिल जाएगी। तो इस तरह से रेट वापस बढ़ गया। क्यों बढ़ा इस बार? क्योंकि इस बार डिमांड बढ़ गई थी। तो या तो सप्लाई कम होगी या डिमांड बढ़ेगी, तब आपको दिखा कि ये इम्बैलेंस हुई चीज़ें, रेट बढ़ गए। अगर आपको समझ में आया होगा ये चीज़, अगर समझ में आई है तो लाइक बटन ज़रूर दबा देना। बाकी अपना वीडियो चल ही रहा है, अगर नहीं भी समझ आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सेपरेटली इन्फ्लेशन के ऊपर जब बात करेंगे तब और बेहतर तरीके की पीपीटी एक लाई जाएगी, जिसके अंदर आपको ये चीज़ बहुत बेहतर तरीके से बताई जाएगी, अगर ये समझ में ये एग्जाम्पल नहीं आया तो। अगर आ गया है तो लाइक ज़रूर दबा देना, पता चल जाएगा वीडियो के अंदर कहाँ तक वीडियो पहुँच रही है और कितने लोगों को समझ में आ रही है। यहाँ पर अब आरबीआई का काम क्या है? इस सिचुएशन को कंट्रोल करना। जो सिचुएशन आपको अभी मैंने बताई, सप्लाई और डिमांड की सिचुएशन की, जिसके अंदर अगर एक मिसमैच हुआ, असंतुलन हुआ, तो देश में महंगाई बढ़ जाएगी। आरबीआई का काम है इसको कंट्रोल करना। कैसे करेगा? अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से। और मॉनेटरी पॉलिसी में कैसे करेगा? मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ टूल्स हैं, कुछ उपकरण हैं, जिनके माध्यम से आरबीआई इस पैसे के फ्लो को कंट्रोल करेगा। तो टूल्स, ये उपकरण दो तरह के बोले जाते हैं। एक बोले जाते हैं मात्रात्मक उपकरण, जिनको क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट अंग्रेजी में बोलते हैं। मात्रात्मक, ये पैसे की मात्रा पे डायरेक्ट अटैक करते हैं। कैसे करते हैं बताऊंगा अभी। और दूसरा लिखा हुआ है क्वालिटेटिव उपकरण, गुणात्मक उपकरण, कि पैसे के फ्लो की गुणवत्ता को टारगेट करेंगे। कैसे करेंगे? वापस वही, आपको ऑप्शंस कुछ दिख रहे हैं इनके आगे स्लाइड के ऊपर। मात्रात्मक उपकरण में आरबीआई क्या करेगा? क्योंकि देखो एक चीज और है, मैंने जो आपको शुरू के अंदर एक बताया था कि पैसे की गतिशीलता बताई थी, उसके सेंटर में मैंने रखा था एक चीज, वित्तीय संस्थान। ये वित्तीय संस्थान कौन होते हैं? सबसे बड़ा तो आरबीआई है ही, उसके अलावा जो बैंक्स हैं वो मार्केट के अंदर पैसे का फ्लो कंट्रोल करते हैं। आरबीआई इन बैंकों के माध्यम से पैसे को कंट्रोल करेगा। तो आरबीआई इन बैंकों के साथ क्या करता है ऐसा? एक तो क्वांटिटेटिव, जो मात्रात्मक उपकरण है कि जिनसे डायरेक्टली आरबीआई पैसे को मार्केट से कम या ज़्यादा कर सकता है, वो मात्रात्मक उपकरण। दूसरे गुणात्मक उपकरण, इन बैंकों को कुछ निर्देश आरबीआई इस तरह से देता है, या आरबीआई कुछ नियम, कायदे, कानून ऐसे बना देगा कि बैंकों से जो पैसा बाहर जाएगा वो किस क्षेत्र में जा रहा है, उससे भी महंगाई कंट्रोल होती है। बताऊंगा आगे आपको, सारी चीजें डिटेल में बताई जाएगी। पहले हम लोग ये मात्रात्मक उपकरणों की बात करते हैं। क्वांटिटेटिव उपकरण। क्वांटिटेटिव उपकरण पे जाने से पहले एक थंब रूल यानी ब्रह्मास्त्र, एक ब्रह्मास्त्र याद रखना। इकोनॉमी के अंदर बिल्कुल बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट, आपको बहुत काम आने वाला है। इधर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, अर्थव्यवस्था के अंदर जब भी पैसा बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। पैसा जितना ज्यादा होगा मार्केट में, महंगाई बढ़ेगी। एग्जाम्पल आपको जो दिया था उसके अंदर भी आपको समझ में आया होगा। मैंने बताया था कि अगर मोदी जी ने सबको 15-15 लाख दे दिए, जो उन्होंने बोला था पहले, अगर वो 15-15 लाख दे दिए तो मार्केट में महंगाई बूम करेगी एकदम से। क्यों करेगी? उदाहरण आपको बताया था कि सब लोग आईफोन मांगेंगे। सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया था, किसी की सबकी ज़रूरतें अलग अलग हो सकती है, पर यहाँ पर एक एग्जाम्पल ये था कि अगर मार्केट के अंदर पैसा ज़्यादा आया तो महंगाई बढ़ेगी। सिंपल लाइन समझ में आनी चाहिए आपको। अगर नहीं भी आई है तो एक बार के लिए इसको एक फॉर्मूले की तरह याद रख लो बस। और एग्जाम्पल दे देंगे, अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे अगर नहीं समझ में आया, पर इसको एक फॉर्मूले की तरह याद रखोगे। वापस इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में जब भी पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ने से आपको सिंपल चीज दिखेगी कि महंगाई भी बढ़ रही है। अब ये जो टूल्स हैं आरबीआई के, कौन से ऐसे उपकरण हैं जिनसे आरबीआई पैसे की मात्रा मार्केट में कंट्रोल करेगी? मैंने एक बात बोली थी आपको कि आरबीआई क्या है? बैंकर्स बैंक, और बैंकों को नियंत्रित करती है, सारे के सारे बैंकों को। आईसीआईसीआई हो, चाहे एसबीआई हो, चाहे कोई भी और बैंक, एग्जाम्पल हो गए सारे। इनके लिए नियम, कायदे, कानून कौन बनाएगा? आरबीआई बनाएगी। अब आरबीआई चाहती है कि मान लो मार्केट में ऐसी सिचुएशन कि मार्केट के अंदर पैसा ज़्यादा है, मतलब महंगाई ज़्यादा है, जो ब्रह्मास्त्र अभी मैंने लिखा था पीछे, अगर पैसा ज़्यादा है तो महंगाई ज़्यादा है।
आरबीआई का काम है महंगाई कंट्रोल करना, तो आरबीआई चाहेगी कि इस पैसे को थोड़ा कम किया जाए। कैसे करेगी? पहला टूल जो है वो है नकद आरक्षित अनुपात, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ये CRR क्या होता है? एक सिंपल सी चीज है कि मार्केट में पैसा जा कैसे रहा है, बैंकों के माध्यम से जा रहा है, और बैंक पैसा कैसे भेज रहे हैं? लोन के थ्रू। मार्केट में जो भी बड़े व्यापारी है, जो भी बड़े, अगर कोई भी व्यापारी कहिए, कंपनियां कहिए, कुछ भी इंस्टीट्यूट्स हैं, सर्विस सेक्टर के हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग के हो, किसान भी हो चाहे किसी के भी पास जो भी पैसा जा रहा है बैंकों के थ्रू जा रहा है, तो बैंक कोई दान करने तो बैठे नहीं है, उस पैसे पे कुछ इंटरेस्ट कमाएंगे, कुछ उससे मुनाफा कमाएंगे। शुरू में ही आपको बताया था कि एक बैंक काम कैसे करता है, उसकी परिसंपत्तियों के बारे में बात की थी, बैंक की देनदारियों के बारे में बात की थी। बैंक जो लोन देता है वो बैंक की परिसंपत्तियां हैं, तो एक बैंक की परिसंपत्ति उसके लोन है। कैसे पैसा कमाएगा उस लोन पे? कि जितना लोन देगा उस पर उतना ही ज्यादा ब्याज भी तो उठाएगा बैंक, और उससे पैसा कमाएगा। आरबीआई को ये चीज समझ में आती है, क्योंकि आरबीआई बैंकर्स बैंक एकदम ऊपर से बैठा कंट्रोल कर रहा है। आरबीआई को अगर कंट्रोल करना है ये पैसा, तो उसका जो ये सबसे पहला टूल है CRR, यानी कैश रिजर्व रेशियो। क्या है? सिंपल सी चीज, आरबीआई बैंकों को एक नियम के तहत रेगुलेट करता है। वो नियम ये है कि हर बैंक को अपने टोटल जो ये लोन देने वाला है, उस लोन के लिए, बताता हूं कौन सा लोन किसका है ये, पर 4.5% उसका, वर्तमान में ये 4.5% की दर है CRR की, 4.5% आरबीआई के पास कैश में रिजर्व रखना पड़ेगा। एक बार फिर से बोल रहा हूं कि CRR क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। वो रेशियो, वो परसेंट पैसे का जो एक बैंक आरबीआई के पास कैश के रूप में सुरक्षित रखेगा। सिंपल लाइन। अब इससे पैसे का फ्लो कैसे कंट्रोल होगा? मान लीजिए मार्केट में पैसा बढ़ा हुआ है, आरबीआई निर्देश जारी करेगा इस 4.5 की जगह 5.5% मेरे पास रहेगा। अगर बैंक 5.5 इसके पास छोड़ेगा आरबीआई के पास, तो बैंक के पास जो पैसा था कि जो वो मार्केट के लिए लोन में घुसा रहा था, वो पैसा अपने आप कम हो गया, क्योंकि अब आरबीआई ने नियम जारी करके बैंक को बाध्य कर दिया कि इतना रिजर्व तो आरबीआई के पास ही रहेगा। बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, वहीं से डाउनलोड कर लेना। तो ये डिटेल इसके अंदर यही लिखी हुई है, जो बात मैंने बोली थी कंसंट्रेशन से अगर आपने सुना तो आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो थोड़ा सा 20-25 सेकंड या 1 मिनट के लिए पीछे जाइए, वीडियो को थोड़ा पीछे करिए, वापस सुनिएगा ध्यान लगा के। CRR क्या है? कि एक बैंक आरबीआई के पास कुछ रिजर्व रखता है, कैश में रखता है, नाम से स्पष्ट है कैश में रखता है, वो CRR है। किस काम आता है? कि आरबीआई उसको अपने पास रखेगा, है बैंक का पैसा लेकिन आरबीआई के पास है, मतलब कि बैंक उस पैसे को लोन में नहीं आगे भेज सकता। आरबीआई को चाहिए कि मार्केट के अंदर पैसे का फ्लो कंट्रोल करना है, तो CRR बढ़ा देगा। अगर आरबीआई चाहे कि मार्केट के अंदर पैसा बढ़ाना है, मंदी आई हुई है, मार्केट में महंगाई चाहता है आरबीआई, तो आरबीआई क्या करेगा? CRR को कम कर देगा। CRR कम करने से क्या हो जाएगा कि अब बैंक के पास पैसा ज़्यादा रहेगा लोन में घुसाने के लिए, लोन के माध्यम से मार्केट में पैसा फैलाने के लिए। ये CRR जो मैंने बताया 4.5%, और मैथ्स का एक बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का, कि परसेंटेज ऐसे हवा में नहीं होंगे, किसी चीज़ के ऊपर परसेंटेज होंगे। किसका 4.5%? आई होप ये आपको डाउट आया होगा कि किस चीज़ का 4.5%। वो 4.5% है NDTL का। ये NDTL क्या है? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। एक बैंक की शुद्ध मांग व समयबद्ध देनदारियां। क्या थी ये मांग और समयबद्ध देनदारियां? पिछले वीडियो में आपको डिटेल में बताया था कि कई देनदारियां बैंक की कौन सी है? मांगबद्ध है, जैसे कि जब भी कोई मांग करेगा उनको देनी पड़ेगी। एग्जांपल, सेविंग्स अकाउंट यानी बचत खाता। मेरा बचत खाता एक बैंक के अकाउंट बैंक में है, तो मैं जब चाहे तब बैंक से पैसा निकाल सकता हूं। लेकिन अगर मैंने फिक्स डिपॉजिट रखा हुआ है, तो फिक्स डिपॉजिट क्या है? ये टाइम लायबिलिटी यानी समयबद्ध देनदारियां, कि वो जब मैच्योर होगी तब मैं निकालूंगा। अगर पहले नहीं भी निकाल सकता हूं, लेकिन उसके लिए पेनल्टी लगेगी या नुकसान होगा मेरा। नॉर्मल कंडीशन में ये होगा कि मैं वो एक समय तक बैंक के पास वो पैसा रखूंगा। बैंक की देनदारी है, लेकिन एक में मांग होते ही देनी पड़ेगी और एक समयबद्ध है। तो ये जो टोटल बैंक की देनदारियां हैं, समय वाली और
मांग वाली, दोनों का कुल मिलाकर जितनी भी बैंक की देनदारियां हैं, मान लो एक बैंक की कुल देनदारियां हैं 1 करोड़ रुपए, तो इसका 4.5% जो है वो बैंक को CRR के रूप में RBI के पास कैश में रखना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले उपकरण पे चलते हैं, मात्रात्मक उपकरण दूसरा SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? हिंदी के अंदर एक सिंपल सा शब्द आपके लिए लिखा हुआ है, वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात क्या है? CRR के जैसा ही कॉन्सेप्ट है। CRR क्या था कि एक बैंक RBI के पास कैश में कुछ रिजर्व रख रहा था। SLR क्या होता है कि वही बैंक जो है वो रिजर्व रखेगा कुछ पैसे, जिसपे अब CRR के ऊपर एक बैंक कुछ कमा नहीं सकता था कि वो उसको RBI के पास ही रिजर्व रखने पड़ते थे और कैश में रखने पड़ते थे। SLR क्या है? बैंक खुद के पास रखेगा और उस खुद के पास रखे हुए एसेट के अंदर, उस संपत्ति में वो गोल्ड को भी रख सकता है, उसके अलावा नकदी भी हो सकता है, और गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी यानी सरकारी प्रतिभूतियां। आपको बताया था पिछली क्लास में बॉन्ड्स या सरकारी प्रतिभूतियां क्या होती है, कि वो सरकार की ली हुई गारंटी है एक कागज के टुकड़े पे कि किसी भी बैंक को या किसी भी इंस्टीट्यूट को इतना पैसा सरकार देने वाली है फ्यूचर। तो बैंक SLR के रूप में या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के रूप में अपनी टोटल, जो वापस वही शब्द NDTL, नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी, जो बैंक की टोटल देनदारियां हैं उसका 18%, वर्तमान में ये 18% है रेट, उसका टोटल का 18% खुद के पास रखेगी। फर्क समझ में आना चाहिए। पहले वाला RBI के पास रखना था CRR, SLR बैंक खुद के पास रखेगा। और दूसरी बात, इस बार कैश में रखने की जरूरत नहीं, इस बार उसे या तो कैश या स्वर्ण या फिर सरकारी प्रतिभूतियां, इन तीनों ही रूप में रखा जा सकता है। और एक और स्पेशल बात क्या है कि इसके ऊपर इस 18% पर बैंक जो है मुनाफा कमा सकता है, कि अगर बैंक के पास ऐसा कुछ माध्यम हो, 18% मेंटेन तो करना है, लेकिन अगर बैंक इसमें कुछ तोड़ निकाल ले किसी मुनाफे को कमाने का, तो वो बैंक पर है, बैंक कमा भी सकते हैं। सिंपल सी चीज है, आई होप समझ में आई होगी। CRR और SLR में फर्क समझ आया होगा। दोनों के दोनों है रिजर्व मनी, रिजर्व का पैसा, कि अगर बैंक कुछ भी कैसी सिचुएशन में आए तो उसके पास कुछ रिजर्व रहना चाहिए, कि अगर ऐसी एक अवांछनीय परिस्थितियां उत्पन्न हो सिस्टम में, मार्केट में, तब उसके लिए बैंक तैयार रहे, इसके लिए ये है। लेकिन RBI इसका उपयोग करता है पैसे का बहाव, पैसे की गतिशीलता को मार्केट में नियंत्रित करने के लिए। वो नियंत्रित CRR को कैसे करता था बताया था आपको, सेम चीज SLR को भी करेगा RBI। कैसे? कि मान लीजिए RBI चाहता है, अभी नॉर्मल 18% रेट है, मार्केट के अंदर एकदम से पैसा बढ़ गया, RBI चाहती है कि बैंक जो है अपना लोन जो बाहर जा रहा है उसको कंट्रोल करे। RBI करेगा, SLR को बढ़ा देगा। SLR बढ़ गया तो लोन्स के रूप में जो पैसा बाहर जा रहा था वो अब बैंक्स कम भेजेंगे। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो या वैधानिक तरलता अनुपात RBI बढ़ा देगी। रिजल्ट उसका क्या होगा कि अब मार्केट से पैसा कम हो जाएगा, कि बैंक लोन के अंदर पैसा थोड़ा कम भेजेंगे। ये SLR था। वर्तमान में ये रेट 18% है। वापस 18% किसकी? नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी की, जो समयबद्ध और मांगबद्ध देनदारियां हैं बैंक की कुल, उनका 18% है। अगला इसके बाद एक और मात्रात्मक उपकरण, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मुक्त बाजार संचालन। मुक्त बाजार संचालन क्या होता है? RBI मुक्त बाजार संचालन में डायरेक्टली जो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स होते हैं, वही वापस गवर्नमेंट के अनुबंध पत्र, गवर्नमेंट ने लिख के एक कागज पे अगर भारत सरकार ने आपको अधिकृत किया है कि आपको कुछ पैसे मिलेंगे। एग्जाम्पल आपको पिछली क्लास में दिया था, बहुत सी ऑयल जो भारत के अंदर मेजर ऑयल कंपनीज हैं वो सारी की सारी घाटे में है, घाटे में है, प्लस उनको भारत सरकार से पेमेंट नहीं मिली हुई, लेकिन उनके लिए बॉन्ड्स इशू किए हुए हैं। बॉन्ड्स या ये सरकारी प्रतिभूतियां क्या है कि भारत सरकार आपको फ्यूचर में पैसे देगी, ये भारत सरकार ने लिख के दिया हुआ है। और भारत सरकार जब तक भारत रहेगा तब तक भारत सरकार रहेगी, संवैधानिक मान्यता है उनकी, तो वो एक सबसे बड़े गारंटर है। वो गारंटर है तो कोई भी जो ये ऑयल कंपनीज है उस कागज के टुकड़े को एक एसेट के रूप में यूज करते हैं, उसके माध्यम से बैंकों से पैसा उठा सकते हैं। और इसी तरह के कागज
भारत सरकार बैंकों के माध्यम से या आरबीआई के माध्यम से भी मार्केट में पहुंचाता है। तो इन सरकारी प्रतिभूतियों से भी आरबीआई मार्केट के अंदर पैसे का फ्लो कंट्रोल करेगा। कैसे करेगा आपको समझ में आ ही रहा होगा कि आरबीआई को जब भी बाजार में मुद्रास्फीति या पैसे की आपूर्ति को कम करना होगा तो ये ट्रेजरी बिलों को या इन सरकारी प्रतिभूतियों को वित्तीय संस्थानों को बेच देगा। मतलब कि मान लीजिए एसबीआई 2 करोड़ रुपए के लोन का टारगेट बना के बैठा एक छोटे क्षेत्र में, कि 2 करोड़ बहुत कम अमाउंट है वैसे बैंकिंग सिस्टम में, लेकिन एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि 2 करोड़ का टारगेट बना के बैठा है। आरबीआई को ये बात पता चलती है, आरबीआई को लगा कि नहीं इस एरिया में महंगाई नहीं बढ़ानी। हाइपोथेटिकल सिचुएशन, सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सीरियस नहीं होना इस चीज़ में, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। आरबीआई को अगर ये करना है तो ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी मुक्त बाजार संचालन के तहत आरबीआई क्या करेगा, इस बैंक के साथ डायरेक्टली डील करेगा कि ये लीजिए सरकारी प्रतिभूतियां पकड़िए, आप बदले में कैश आप इधर आने दीजिए। वो बैंक ब्लॉक हो गया, बैंक के पास उसका एसेट तो रहा, लेकिन वो एसेट, उसकी जो संपत्ति है वो अब एक कागज के टुकड़े के रूप में है, अब उस पैसे के रूप में नहीं है जो लोन के रूप में मार्केट में जाता। इससे आरबीआई अपना स्वार्थ साध लेगा। आरबीआई का काम क्या है, आरबीआई को मार्केट से पैसा कंट्रोल करना है। सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर इसने ओपन मार्केट ऑपरेशन किया, खुले बाजार के अंदर एक बैंक के साथ डायरेक्ट डील की, ये था ओपन मार्केट ऑपरेशन या मुक्त बाजार संचालन। वापस आरबीआई पैसे की मात्रा को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए ये मात्रात्मक उपकरण था। अगला बैंक रेट। ये बैंक रेट क्या होती है, आरबीआई किसी बैंक को अगर लंबे समय के लिए कोई लोन दे रहा है, मैंने आपको सिंपल वर्ड यूज किया था एक, आरबीआई क्या है, बैंकर्स बैंक, कि भारत का केंद्रीय बैंक तो है ही, बाकी बैंकों को, सरकारों को, सबका एक जो सबसे अहम बैंक का रोल जो अदा करेगा उनके लिए, वो ये आरबीआई है। तो आरबीआई बैंकों को पैसा देता है लंबे समय के लिए। जब भी पैसे उधार देगा तो वो किस रेट पे देगा, बैंक रेट पे देगा। लंबे समय के लिए बैंक को आरबीआई जब भी पैसा देगा तब बैंक रेट पे देगा। और इसके माध्यम से महंगाई कैसे कंट्रोल करेगा, अगर मान लो मार्केट में महंगाई ज्यादा है, महंगाई ज्यादा का मतलब मार्केट में पैसा ज्यादा घूम रहा है, आरबीआई चाहता है कि मार्केट में घूमता हुआ ये पैसा कंट्रोल हो, या बैंक जो है वो अब लोन कम पास करे। बैंक लोन दे रहे हैं, उसी से तो मार्केट के अंदर पैसा जा रहा है। तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई बैंकों को बोलेगा कि जिस रेट पे आरबीआई बैंक को लोन दे रहा है वो रेट क्या है, बैंक रेट है। तो आरबीआई इस बैंक रेट को कम या ज़्यादा करेगा ताकि इन बैंकों का जो पैसा है वो अपनी तरफ पार्क कर सके, जिससे बैंक मार्केट में जाने की बजाय आरबीआई के साथ डील कर ले। समझ में आ रहा होगा आपको ये स्टोरी। बैंक रेट को भी आरबीआई टारगेट कर सकता है। सिंपल वर्ड में बैंक रेट है क्या, बैंक रेट वो रेट है जिस पर आरबीआई किसी भी बैंक को लंबे समय के लिए लोन दे रहा है। बैंक रेट के बाद अगला रेपो रेट। रेपो रेट फुल फॉर्म इसका रीपर्चेजिंग ऑप्शन। रीपर्चेजिंग ऑप्शन या रेपो रेट क्या है कि अगर आरबीआई किसी भी बैंक को कम समय के लिए जो भी लोन देगा वो रेपो रेट पे देता है। कम समय के लिए आरबीआई किसी बैंक को पैसे उधार दे रहा है तो वो रेपो रेट कहलाता है। अब इस रेपो रेट को कम या ज़्यादा आरबीआई कर सकता है, उसके माध्यम से आरबीआई बैंकों का मनी फ्लो कंट्रोल करेगा। कैसे कि मान लो बैंक के पास जो पैसा जा रहा था, अगर रेपो रेट या बैंक रेट कम रेट होगी तब क्या करेगा बैंक, कोई भी बैंक आरबीआई से ज़्यादा पैसा खींचेगा, शॉर्ट टर्म वाला भी और लॉन्ग टर्म वाला भी। मान लीजिए एसबीआई का एक एग्जांपल मैंने इधर रखा हुआ है, तो एसबीआई शॉर्ट टर्म वाला लोन ज़्यादा खींचेगा। आरबीआई अगर इस रेट को बढ़ा दे तो एसबीआई के पास पैसा कम आएगा, वो पीछे से कम आएगा तो मार्केट में लोन भी कम जाएंगे। तो इसके माध्यम से भी आरबीआई महंगाई को कंट्रोल करता है। महंगाई है क्या, मैंने आपको जो शुरू के अंदर ब्रह्मास्त्र लिखा था उधर कि मार्केट में जो पैसा घूम रहा है अगर बढ़ेगा तो महंगाई है। और आरबीआई इसको कंट्रोल करने के लिए इन सारे मात्रात्मक उपकरणों का उपयोग करती है। अलग अलग मात्रात्मक उपकरण आपके सामने अभी तक मैं डिस्कस कर चुका हूँ। पहला हमने बात की थी CRR, नगद आरक्षित अनुपात। दूसरा हमने बात की थी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी वैधानिक तरलता अनुपात। तीसरा हमने देखा था उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी मुक्त बाजार संचालन। उसके बाद हमने बैंक रेट की बात की, बैंक दर जिस पर आरबीआई लंबे समय के लिए किसी भी बैंक को पैसा उधार देगा। पांचवा हमने बात की अभी रेपो रेट की। रेपो रेट वो रेट है या वो दर है जिस पर आरबीआई किसी भी बैंक को
कम समय के लिए पैसा उधार दे रहा है। और इसके अंदर ये जो रीपरचेजिंग ऑप्शन मतलब है, रीपरचेजिंग मतलब इसको वापस खरीदना पड़ेगा। वापस ये क्या खरीदना पड़ेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, क्योंकि इसके अंदर एक कोलेट्रल रखा जाता है। वो कोलेट्रल यानी गिरवी क्या रखेगा कोई भी बैंक? वो रखेगा सरकारी प्रतिभूतियों को। तो सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रख के और फिर ये लोन दिया जाता है। तो ये सरकारी प्रतिभूतियां, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इधर एक कोलेट्रल के रूप में काम करती है। रेपो रेट के लिए ये जरूरी है। रेपो पे जब भी कोई लोन उठाएगा बैंक, तो ये सरकारी प्रतिभूतियां जो है वो आरबीआई के पास गिरवी रखी जाएगी। अगला रिवर्स रेपो रेट, यानी रिवर्स रेपो। रेपो जो था उसका उल्टा। रेपो क्या था? रेपो रेट सिंपल टर्म्स, एक सिंपल लाइन, बैंक आरबीआई से कम समय के लिए, छोटी अवधि के लिए पैसे उधार ले रहा था, तो वो रेपो रेट पे ले रहा था। अब रिवर्स रेपो मतलब उसका उल्टा, कि आरबीआई बैंक से उधार ले रहा है। हालांकि आरबीआई को नौबत नहीं आती है, पर आरबीआई अगर किसी बैंक का मनी फ्लो कंट्रोल करना चाहता है तो उससे उसका पैसा उधार के रूप में खींच लेगा। किस रेट पे खींचेगा? आंसर होगा रिवर्स रेपो रेट पे। वापस वही बात कि यहाँ पर कोलेट्रल यहाँ भी होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी रखी जाएगी, और रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जिस पर आरबीआई किसी बैंक से लोन ले रहा है। आरबीआई कम समय के लिए किसी बैंक से लोन ले रहा है, वो रेट कहलाएगी रिवर्स रेपो रेट। सिंपल चीज, ब्रह्मास्त्र आपको बताया ही हुआ है कि पैसे को कंट्रोल करना है तो पैसे का फ्लो कंट्रोल करो। अब मान लो मार्केट में पैसा ज्यादा बढ़ा हुआ है, आरबीआई क्या करेगी? रेपो रेट को अगर कम करेगी या ज्यादा करेगी? रेपो रेट क्या था? वो रेट, वो दर जिस पर कोई भी बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेगा। आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देगी तो बैंक को पैसा कम मिलेगा उधार, कम मिलेगा तो मार्केट में भी कम जाएगा, तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देगी मार्केट में पैसा कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। अगर रिवर्स रेपो की बात करें, रिवर्स रेपो क्या है? रिवर्स रेपो वो रेट है जिस पे आरबीआई पैसे से बैंक से पैसा उठा रहा है, तो आरबीआई रिवर्स रेपो को कम कर देगी कि जिससे बैंकों से पैसा खींच लेगी। सिंपल चीज है, आई होप आपको समझ में आई होगी। ये रिवर्स रेपो था। आपको उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, कि जो मोस्टली आप एग्जाम्स दे रहे हो और इवन हायर स्टैंडर्ड्स के एग्जाम भी दे रहे हो, तो वहां पे इस डेप्थ पे नहीं पूछते। आपको बस इतना याद रखना है कि रेपो क्या है, रिवर्स रेपो क्या है, और किस तरह के उपकरण ये है। ये मात्रात्मक उपकरण है। मात्रात्मक उपकरण यानी पैसे की मात्रा को मार्केट में कंट्रोल करेंगे। ये रिवर्स रेपो दर थी। उसके अलावा एक और सिस्टम बोला जाता है चल निधि समायोजन सुविधा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF। ये LAF यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी और कुछ नहीं है। ये LAF बेसिकली आरबीआई अपनी पॉलिसी रेट के माध्यम से जो लिक्विडिटी कंट्रोल करता है मार्केट में, तरलता, तरलता का मतलब है पैसे का फ्लो। अब एग्जाम्पल से बेहतर समझ आएगा कि जैसे किसी भी संपत्ति का सबसे लिक्विड फॉर्म होता है कैश, नगद। मेरे पास मान लीजिए कोई जमीन का टुकड़ा है, 2 बीघा जमीन है मेरे पास। क्या मेरे को अगर ओवरनाइट जरूरत पड़े किसी को 50,000 रुपए देने की, मैं क्या वो जमीन रातों रात बेच के उसको पैसे दे सकता हूँ? बहुत मुश्किल है। या गोल्ड आप समझ सकते हैं। लेकिन वही अगर मेरे पास लिक्विड फॉर्म में होगा, कैश फॉर्म में होगा, तो मेरी ज़रूरतें सारी पूरी हो सकती है। तो पैसे की लिक्विडिटी या तरलता ये होती है कि कैश सबसे तरल फॉर्म है, उसके बाद में अलग अलग लेवल पे कैश के फॉर्म्स होते हैं। एसेट के फॉर्म हो सकते हैं। हो सकता है आपके पास स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर हो किसी कंपनी के जिनकी कुछ वैल्यू है, लेकिन आप उनको एकदम से नहीं बेच सकते कि उसको पैसे में कन्वर्ट कर लिया। उसकी एक प्रोसेस है, आजकल फास्ट हो गई है पहले की तुलना में, कि जो आपके बैंक अकाउंट में पैसों में कन्वर्ट कर देगी, लेकिन टाइम तो लगता है। वो टाइम इस लिक्विडिटी के सापेक्ष देखा जाता है कि लिक्विडिटी कितनी है, तरलता कितनी है किसी भी एसेट में, किसी संपत्ति में। तो यहाँ पर आरबीआई इस चल निधि समायोजन सुविधा द्वारा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी द्वारा मार्केट में इस तरलता को कंट्रोल करता है। कैसे करता है? हमने अभी देखा पीछे के सारे एग्जाम्पल, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR, SLR, उनके माध्यम से बैंक आरबीआई जो है वो मार्केट के अंदर तरलता कंट्रोल करेगा, नियंत्रण करेगा। इसके लिए ये जो 2 शब्द हैं वो आप याद रखोगे, महंगी मुद्रा नीति। महंगी मुद्रा नीति का मतलब टाइट मनी पॉलिसी या डियर मनी पॉलिसी। डियर मनी या टाइट मनी क्या है? कि जहां पर पैसे के प्रति आरबीआई का जुड़ाव ज्यादा होगा, यानी आरबीआई पैसे के फ्लो को जब कंट्रोल करने जाता है तो ये नीति आरबीआई की कहलाएगी महंगी मुद्रा नीति।
महंगी मुद्रा नीति के तहत क्या करेगा आरबीआई? सीआरआर एसएलआर बढ़ाएगा कि अपने पास रिजर्व ज्यादा रख लिए, जिससे मार्केट के अंदर पैसा जो है वो कम हो जाए। तो मार्केट के अंदर पैसा कम कर रहे हैं सीआरआर एसएलआर बढ़ा के। सीआरआर या एसएलआर बढ़ा देगा। क्या होते हैं ये सीआरआर एसएलआर? मैं बता चुका हूं, कई बार बता चुका हूं, पीछे वीडियोस पीछे करके देख लीजिएगा अगर नहीं याद आ रहे हैं, डिटेल में बात कर ही चुके हैं। रेपो रेट बढ़ाएगा अगर पैसा कंट्रोल करना है। तो ये सारे एग्जांपल आपके लिए महंगी मुद्रा नीति के रहे। महंगी मुद्रा नीति या डियर मनी पॉलिसी या टाइट मनी पॉलिसी है क्या? सिंपल चीज कि आरबीआई मार्केट में पैसे को कम कर रहा है, पैसे से लगाव आरबीआई ज्यादा कर रहा है कि मार्केट में पैसा जाना कम हो जाए, तो वो है महंगी मुद्रा नीति। और दूसरी विस्तारवादी मुद्रा नीति, मतलब एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी या विस्तारवादी पॉलिसी कि आरबीआई खुले तौर पे पैसे का बहाव मार्केट में बढ़ाना चाह रहा है। उसके लिए करेगा क्या? सीआरआर कम कर देगा कि बैंकों को खुली छूट दी कि चलो आप जो रिजर्व रख रहे थे उसको कम कर दो और मार्केट के अंदर ज्यादा पैसा पहुंचाओ, लोन ज्यादा पहुंचाओ। मंदी की मार अगर कोई देश झेल रहा होगा तो आरबीआई या कोई भी सेंट्रल बैंक चाहेगा कि मार्केट में पैसा ज्यादा पहुंचाया जाए। तो एग्जांपल एक देता हूं उसके लिए आपको। 2008 के दौर में बड़ी एक भयंकर मंदी का दौर आया था। अमेरिका के अंदर बैंक फेल हुए थे, जिससे पूरी दुनिया के अंदर मंदी आई थी। भारत में इसका इतना असर नहीं देखा गया। क्यों? क्योंकि तभी भारत के अंदर एक योजना चल रही थी, एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नरेगा नाम से एक स्कीम चलती थी, आज भी चलती है। उसके माध्यम से भारत सरकार ने गांवों के अंदर पैसा पहुंचाया था। उसके बदले चाहे काम हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन उसके माध्यम से मार्केट के अंदर पैसा पहुंचा था कि जिस भी लोगों को मिला ये पैसा वो मार्केट में गए, पैसे का मूवमेंट हुआ, बढ़ाया गया। दुनिया में मंदी चल रही थी, भारत में उतना ज़्यादा फर्क महसूस नहीं हुआ। वजह थी कि आपने अर्थशास्त्र समझ रखा था, सरकार कंट्रोल में थी सिचुएशन की। तो इस तरह से आरबीआई या फिर सरकार अपने तौर पे भी करती है ये ऐसे प्रयास कि मार्केट के अंदर कब पैसे का फ्लो बढ़ाना है, कब कम करना है। दोनों चीज़ें ज़रूरी है, इनका बैलेंस ज़रूरी है। तो ये जो विस्तारवादी मुद्रा नीति है ये ऐसे ही समय पे काम आती है जब मंदी चल रही हो, तो आरबीआई या सरकार चाहेगी कि मार्केट के अंदर पैसे का फ्लो बढ़ा दिया जाए। कैसे बढ़ाएगी? आपके सामने ये ऑप्शन मैंने लिखा हुआ है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा का विचरण अगर कम हो जाए, मूवमेंट कम हो जाए, तब आरबीआई ऐसा स्टेप लेगी। कैसे बढ़ाएगी? सीआरआर को, एसएलआर को कम कर देगी, रेपो रेट को भी कम कर देगी, तो इस माध्यम से मार्केट के अंदर पैसा जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा मात्रात्मक उपकरणों में एक और है सीमांत स्थायी सुविधा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है कि इसके अंदर बेसिकली आरबीआई शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, मैंने आपको शुरू के अंदर एक डिवीजन बताया था भारत के बैंकिंग सिस्टम का वर्गीकरण। उस वर्गीकरण के अंदर पहले मैंने बांटे थे बैंकों को अनुसूचित और गैर अनुसूचित। अनुसूचित के अंदर आपको याद होगा सहकारी बैंक बताए थे, उसके अलावा वाणिज्यिक बैंक बताए थे जिनका उद्देश्य है पैसा कमाना, एक कंपनी के तौर पे। जैसे एक कंपनी काम करती है, उसका मूल उद्देश्य क्या है? मार्केट से पैसा कमाना। तो वाणिज्यिक बैंक वाणिज्य या कॉमर्स या पैसा उनका मेन उद्देश्य है। ऐसे बैंकों के लिए आरबीआई एक सिस्टम रखता है अपना, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या सीमांत स्थायी सुविधा। इस सीमांत स्थायी सुविधा के अंदर अगर किसी भी बैंक को ओवरनाइट, रातों रात मुद्रा की आवश्यकता पड़े, रातों रात जरूरत पड़ी किसी बैंक को, तो आरबीआई उसको अलाउ करता है कि आपका जो आपने 18% एसएलआर मेंटेन कर रखा है। मैंने बताया आपको एसएलआर क्या है, वैधानिक तरलता अनुपात। क्लास थोड़ी सी भारी हो रही है लेकिन टेक्निकल वर्ड्स हैं बट कॉन्सेप्चुअल है। हमने सारा डिटेल में जब बात किया है तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही। वैधानिक तरलता अनुपात मैंने बताया कि 18% है किसी भी बैंक के पास। अब उस बैंक को, फर्ज कीजिए एसबीआई को मान लीजिए ज़रूरत पड़ गई कि आज रातों रात अपने को चाहिए पैसे, क्योंकि कल सुबह कोई पार्टी आ रही है, उसको पैसे ज़रूरी पहुंचाने हैं, और बैंक के लिए बड़ा बिजनेस है, बड़ा कोई प्लेयर है मार्केट का। अगर आरबीआई ऐसे समय पे इस बैंक को हेल्प कैसे करेगी कि आपका जो ये 18% एसएलआर जो मेंटेन कर रहे हो, इसमें से पैसे उठा लो और अपनी पार्टी को सर्व करो। लेकिन क्या ये सारा 18% उठा सकते हैं? नहीं, मैक्सिमम अधिक से अधिक 2%। एनडीटीएल का 18% जो है
ये SLR होता था, मैंने आपको बताया था कि कुल समयबद्ध और मांगबद्ध देनदारियां जो थी एक बैंक की, उसका 18% एक बैंक को स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात के रूप में आरबीआई के पास, ये खुद के पास रखना पड़ेगा, आरबीआई के लिए रिजर्व रखेगा। इस SLR में 18% अब बैंक के पास ही रखा हुआ था, वापस वो चीज काम आ रही है कि बैंक के पास ही है रिजर्व ये 18%। बैंक चाहे तो अगर ओवरनाइट जरूरत पड़ी तो इसमें 2% तक, मैक्सिमम 2% तक इस SLR के अंदर एक डिप ले सकता है, या SLR के अंदर से वो पैसा उठा सकता है अपनी जरूरत के लिए। लेकिन देयर आर नो फ्री लंचेस, कुछ भी फ्री नहीं है इस मार्केट में। इस बैंक को जिसने ये उठाया, आरबीआई को दंडात्मक ब्याज देना पड़ेगा, बाद में इसकी एक कीमत अदा करनी पड़ेगी। और SLR पोर्टफोलियो में गिरावट करेंगे खुद के, 18% था, उसको मान लीजिए कि अधिकतम 2% कोई ले ही रहा है तो 16% SLR रहेगा अब उसका, पर ब्याज की दंडात्मक दर पे ये एक लोन मिल रहा है। दंडात्मक दर यानी कि नॉर्मल जो आरबीआई किसी बैंक को चार्ज कर रहा था उधार लेने के लिए, उससे ज़्यादा दरों पे चार्ज करेगा इस चीज़ के लिए, इस हरकत के लिए। पर चूंकि ये रातों रात ज़रूरत पड़ी है उस बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन के लिए, तो उस बैंक को वो पैसा मिल जाएगा, और इस रेट को हम लोग बोल रहे हैं ये दंडात्मक दर, पिनल रेट। तो पिनल रेट क्या है कि दंडात्मक दर है, नॉर्मल जो बैंक की रेट थी जिस पे बैंक को पैसा मिलता आरबीआई से, उससे ज्यादा रहे। यह बैंकिंग प्रणाली को अप्रत्याशित झटकों से बचाने के लिए काम करता है। वही बात कि रातों रात किसी बैंक को जरूरत पड़ी तो उसके लिए आरबीआई इस MSF के जरिए, यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के जरिए पैसा मुहैया करवाएगा। जो इससे जस्ट पहले मैंने अभी आपको बताई थी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, और एक है MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। दोनों में फ़र्क क्या है मैंने एक टेबल के माध्यम से इधर रखा है। बहुत ही ज़्यादा एक, मतलब आप अगर इकोनॉमिक्स कुछ सब्जेक्ट को बहुत ही डीप में पढ़ने जा रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उतना डेप्थ में नहीं पूछेंगे आपको, लेकिन अगर इंटरेस्टेड हो तो LAF के अंदर, यानी जो मैंने आपको इससे पहले वाला बताया कि जब आप तरलता संतुलन की तरफ जा रहे हो तो उसके लिए 5 करोड़ तक की उधार आरबीआई देगा किसी बैंक को। लेकिन ये जो ओवरनाइट फैसिलिटी है इसमें कम से कम माफ कीजिएगा, LAF जो था उसमें कम से कम 5 करोड़ की उधार थी, और MSF के अंदर कम से कम 1 करोड़ की उधार रहती है। ये फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, आपको डेप्थ की इतनी ज़रूरत नहीं है, वापस वही आपके बस नॉर्मल जनरल नॉलेज के लिए ये बताए जा रहे थे। और एक स्पेशल बात थी, ये सीमांत स्थायी सुविधा सिर्फ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए अवेलेबल है, सबके लिए नहीं है। आगे चलते हैं। अगला गुणात्मक उपकरण। अभी तक जो हमने देखे वो सारे के सारे मात्रात्मक उपकरण थे, आरबीआई पैसे की मात्रा को मार्केट में कंट्रोल कर रही थी। अब जो मैं पीछे लिखा हुआ है ये है गुणात्मक उपकरण। गुणात्मक उपकरण यानी आरबीआई गुणवत्ता को कंट्रोल करेगी। जो लोन्स मार्केट में जा रहे हैं या बैंक जिस हिसाब से काम कर रहे हैं उनकी गुणवत्ता को आरबीआई कंट्रोल करेगी, नियंत्रण करेगी, और उसके माध्यम से महंगाई को या अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के प्रयास करेगी। थोड़ी सी अटपटी लग रही होगी, अगर आप पैसे की मात्रा को कंट्रोल नहीं कर रहे तो बैंक को या किसी भी सिस्टम को, इस फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल कैसे करोगे, अभी आपको पता चलेगा। पहला सिस्टम है क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग क्या है कि यहां पर आरबीआई, जब मान लीजिए मार्केट में महंगाई ऑलरेडी ज्यादा है, आरबीआई अपने मात्रात्मक उपकरणों का उपयोग कर भी लिया लेकिन उससे भी कंट्रोल में नहीं आ रहा, और एक चाहिए आरबीआई को ज़रूरत है कि मात्रात्मक उपकरणों के माध्यम से बैंकों पे ज़्यादा दबाव नहीं डाला जाए, क्योंकि बैंकों को भी अगर पैसा कमाने का मौका नहीं मिलेगा तो बैंक भी बर्बाद होंगे, और वो भी एक अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। तो ऐसे में आरबीआई क्या करेगी कि जो लोन्स मार्केट में जा रहे हैं उनकी गुणवत्ता को कंट्रोल करने का प्रयास करेगी। कैसे? इस क्रेडिट राशनिंग के माध्यम से आरबीआई ऐसी सिचुएशन में सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में लोन देने के लिए बैंकों को फोर्स करेगी या बैंकों के लिए नियम जारी कर देगी कि जिनमें अर्थव्यवस्था के लिए उत्पादक होने का दम है, या जो अर्थव्यवस्था के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जैसे शिक्षा का क्षेत्र, व्यवसाय का क्षेत्र, खेती का क्षेत्र। एक और, जैसे अब ये तो चलो वो क्षेत्र हुए जिनके अंदर आरबीआई चाहेगा कि अब जब खराब दौर चल रहा है उसमें भी इनके अंदर लोन के माध्यम से प्रसार हो, ऐसा आरबीआई चाहेगा। दूसरी तरफ मान लीजिए महंगाई बढ़ी हुई थी कोविड के टाइम पे,
और वहीं पर आरबीआई अगर बोल देता, अब बैंक्स क्या कर रहे होते कि पर्सनल लोन की रेट इन्होंने कम कर रखी है। समझ में आ रही है बात? पर्सनल लोन कि जो मैंने यूज़ किया या टूरिज्म के लिए कि मेरे को कहीं घूमने जाना है, कोविड फैला हुआ है, उससे और नुकसान ही हो रहा है देश को, अर्थव्यवस्था को, प्रशासन को। तो आरबीआई क्या करेगा, इस क्रेडिट की राशनिंग करेगा कि जो आप पर्सनल लोन दे रहे थे कि जिससे लोग घूमने के लिए इधर उधर जा रहे थे, वो काम एक तो वो सिस्टम बंद करो। बैंकों को हिदायत देगा क्रेडिट की राशनिंग करो, जो आप साख, जो पैसा जो बाहर पहुंचा रहे हो उसको सही जगह पे पहुंचाओ। टारगेट कर रहा है आरबीआई डायरेक्टली, टारगेट कर रहा है किसको, किसको अगर शिक्षा के क्षेत्र में डाला जाएगा तो ये पैसा बेहतर काम करेगा। बैंक के पास भी एक फैसिलिटी रहेगी जिससे बैंक पैसा कमा पा रहा है, और एट द सेम टाइम बैंक इस बार ऐसे क्षेत्रों में पैसा नहीं घुसा रहा कि जिनसे नुकसान हो देश का। एग्जाम्पल कोविड वाला बड़ा ही एप्ट एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसके लिए कि कोविड के टाइम पे अगर आप टूरिज्म के लिए लोन दे रहे हो तो वो बहुत नुकसानदेह हो सकता था कि लोगों का इकट्ठा होना ही अपने आप में बड़ा एक इस बीमारी को फैलाने वाला था। नुकसान सबका था, देश का, प्रशासन का, अर्थव्यवस्था का, सबका। ऐसे में आरबीआई जरूर चाहेगी कि इस पर्सनल लोन्स वाली रेट को, या पर्सनल लोन जो है बैंक कम कर दे देना, उसकी जगह पे अगर चिकित्सा के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में अगर बैंक लोन दे रहे हैं तो वो एक देश के लिए प्रोडक्टिव होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। क्रेडिट राशनिंग के माध्यम से इस लोन की गुणवत्ता को आरबीआई नियंत्रित कर रहा है, और एक नाम लिया जाता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, PSL। प्रायोरिटी होती है प्राथमिकता, अंग्रेजी का शब्द है लेकिन प्राथमिकता क्षेत्र के उधार। ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या है कि आरबीआई के लिए कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं कि जिनके अंदर लोन या पैसे का पहुंचना जरूरी है। जैसे ये प्रायोरिटी सेक्टर क्या है, सारे बैंक्स को टारगेट मिले होते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कि आप अपने जो भी लोन दे रहे हो उसका एक फिक्स परसेंट जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर को जाएगा। प्रायोरिटी सेक्टर कौन से, ये वो सेक्टर हैं एक अर्थव्यवस्था के जिनमें एक देश, प्रशासन या आरबीआई या पूरा का पूरा जो ये तंत्र है वो ये चाहता है कि इनके अंदर पैसा जाए तभी इस देश का विकास हो सकता है। उदाहरण एग्रीकल्चर, कृषि। भारत के अंदर कृषि से जुड़े हुए, देखो जिस टाइम हम आज़ाद हुए थे तब बहुत ही ज़्यादा थे कृषि से जुड़े हुए लोग। हालांकि अब वो ग्राफ कम आया है लेकिन आज भी सबसे ज़्यादा है जो कृषि पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। अगर भारत सरकार इस देश के अंदर पैसा आगे तक पहुंचाना चाहती है, क्योंकि कोई भी अर्थव्यवस्था के लिए गरीबी या भूखमरी को कम करने के लिए हम लोग अगर पैसा ले भी आए तो उसको पहुंचाना भी एक बात है। वो पैसा लोगों तक पहुंचे, उस पैसे को पहुंचाने के लिए आरबीआई इन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के नॉर्म्स देती है कि अगर लोन के माध्यम से भी पहुंच रहा है तो उस जगह को, उन क्षेत्रों को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाए जिन क्षेत्रों को आप चाहते हैं कि इनके साथ आप ज़्यादा विकास किया जाए। ये कहलाते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। जैसे कि आपके लिए खेती हुआ, शिक्षा हुआ, ये वाले क्षेत्र। सारे बैंकों को कुछ हिदायत होती है, ये रूल मैंने इधर लिखा हुआ है कि इनके लिए ओनरशिप पैटर्न के हिसाब से इनकी लिमिट तय होती है। भारत में जो भारतीय बैंक है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों, उनको अपनी टोटल जो लोन्स देते हैं उसका 40%, 40% उसका प्रायोरिटी सेक्टर को देना होता है। प्रायोरिटी सेक्टर कौन से मैंने ऊपर लिखे हैं आपको उदाहरण दिए, तो उनके ऊपर यह है कि आपको टोटल लोन्स का 40% इनको देना पड़ेगा। दूसरी तरफ मैंने लिखा हुआ है कि विदेशी बैंक जो भारत में काम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई भी ये विदेशी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक या इस तरह के बैंक्स जो हैं वो अलग अलग काम कर रहे हैं, तो ये इन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जैसे विदेशी बैंकों को अपनी टोटल लोन्स का 32% भारत में प्रायोरिटी सेक्टर्स को देना होगा। अगर ये बैंक अपना इतने लोन का इतना परसेंट नहीं दे पाते तब इनके ऊपर पेनल्टी लगती है, आरबीआई इन पे जुर्माना लगाता है। वो जुर्माना क्या होता है वो भी मैंने इधर लिखा हुआ है कि अगर वो कोई भारतीय बैंक है या विदेशी बैंक है जिसकी 20 से ज़्यादा ब्रांचेस है तो उनका जो भी जितना पैसा, मान लीजिए कि इनको प्रायोरिटी सेक्टर बैंक के लिए 40% पैसा देना था अपने टोटल लोन्स का, प्रायोरिटी सेक्टर के लिए उन्होंने 30% दिया था, तो जो बचा हुआ 10% है उसको ये बैंक RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में डालेंगे। ग्रामीण इलाकों के डेवलपमेंट के लिए एक फंड बनाया गया कि उसके अंदर डालेंगे। वो पैसा अगर प्रायोरिटी सेक्टर में खुद से बैंक यूज कर ले तो ठीक, अगर नहीं कर पाए तो पेनल्टी के रूप में आरबीआई उनको वो पैसा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए वैसे ही देने के लिए मजबूर कर देगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा ये क्रेडिट राशनिंग का कॉन्सेप्ट। क्रेडिट राशनिंग है क्या? सिंपल चीज है कि मार्केट में जो पैसा जा रहा है उसकी गुणवत्ता को आरबीआई नियंत्रित करना चाह रहा है। अगला, मार्जिन मनी में बदलाव।
लोन टू वैल्यू रेशियो एक चीज़ होती है कि आपके जो टोटल लोन्स जा रहे हैं और आपके पास जो वैल्यू है, गिरवी रखी गई संपत्ति, मैंने आपको एक एग्जांपल लिया नॉर्मल अपना, जो ये हम लोग कह सकते हैं मूवीज़ के अंदर आपने देखा होगा, साहूकारों के पास गोल्ड अपना गिरवी रख के फिर कुछ पैसा मिलता था। तो गिरवी रखने वाली चीज़ की वैल्यू कितनी हो और कितना पैसा उसकी तुलना में बाहर आ रहा है लोन के रूप में, इस रेशियो को भी आरबीआई बैंकों को कंट्रोल करने के लिए बाध्य कर सकता है और इसे बोला जाता है मार्जिन मनी में बदलाव, कि बैंक का मार्जिन कितना हो। कि अगर एक जो भी लोन लेने वाला है, उधार लेने वाला है, वो अगर फेल हो जाए तो उसकी गिरवी रखी हुई चीज़ की जो वैल्यू है उसका उस लोन की वैल्यू के साथ जो अनुपात है, ये कहलाता है लोन टू वैल्यू रेशियो, और इसी के अंदर उस बैंक का मार्जिन छिपा है कमाने का। तो आरबीआई इस मार्जिन मनी में बदलाव के लिए बैंकों को फोर्स कर सकता है और ये भी इसका गुणात्मक उपकरण है। हो सकता है कि आरबीआई, मान लो उदाहरण इसके लिए गुणात्मक क्यों है, कि मान लीजिए आरबीआई चाहता है कि कृषि क्षेत्र के अंदर लोगों को फोर्स नहीं किया जाए इस चीज़ के लिए कि आप उतनी बराबर वैल्यू का या उससे एक फिक्स वैल्यू का गिरवी रखो कुछ सामान। लेकिन ऐसे कुछ क्षेत्र जिनमें जैसे मान लीजिए पर्सनल लोन उठा रहा है कोई, पर्सनल लेजर के लिए या पर्सनल फायदे के लिए या पर्सनल अपनी लाइफ में कुछ एक वो जो चीज़ हम लोग बोलते हैं कि ऐश करने के लिए, तो उसके लिए जो लोन जा रहा है वो अनप्रोडक्टिव लोन है। उस अनप्रोडक्टिव लोन के ऊपर आरबीआई कह देगा कि आपको जो चीज़ें गिरवी रखनी पड़ेगी वो ज़्यादा रखनी पड़ेगी, और ये कहलाता है मार्जिन मनी में बदलाव। गुणवत्ता वापस कंट्रोल कर रहा है आरबीआई इससे मार्केट में पैसे की। एक चीज़ है मोरल सुएशन या नैतिक दबाव, आरबीआई बैंकों के ऊपर नैतिक दबाव डाल सकता है। बैंकर्स बैंक है, आरबीआई के एक इशारे पे बैंकों को कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे। आरबीआई चाहे तो उनको फटकार भी लगा सकता है, और ये फटकार लगाने के बाद भी अगर बात नहीं बने तो बैंक के ऊपर आरबीआई एक्शन ले सकता है, प्रत्यक्ष कार्यवाही कर सकता है। ये डायरेक्ट एक्शन इनका अंतिम गुणात्मक उपकरण है। ये डायरेक्ट एक्शन क्या होता है कि आरबीआई ने कुछ निर्देश जारी किए, बैंक उसका पालन नहीं कर रहा, नैतिक दबाव भी बना लिया, फिर भी बैंक पालन नहीं कर रहा, आरबीआई के पास एक अंतिम अस्त्र है। क्योंकि आरबीआई बैंकर्स बैंक है, बैंकों को कंट्रोल कर रहा है इस देश में, उनकी डिसिप्लिन, उनके अनुशासन को कंट्रोल कर रहा है, तो इस वजह से आरबीआई चाहे तो उनके लाइसेंस कैंसिल तक कर सकता है। लाइसेंस कैंसिल होने का मतलब वो बैंक ही नहीं रहेगा। तो आरबीआई इस स्टेप तक भी जा सकता है, आरबीआई देता भी है कई बार ऐसी धमकियां। तो ये कहानी है डायरेक्ट एक्शन यानी प्रत्यक्ष कार्यवाही की। ये सबसे कठोरतम कार्यवाही मानी जाती है, और इसके माध्यम से भी आरबीआई बैंकों की गुणवत्ता को, बैंकों की डिसिप्लिन को, उनके अनुशासन को कंट्रोल कर सकता है। ये आरबीआई के गुणात्मक उपकरण थे। इसके अलावा आगे हम लोग इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे अपनी अगली क्लास में। आज हमने क्या किया है, मेनली आपको पूरा का पूरा भारतीय बैंकिंग सिस्टम बताया, उसके बाद गैर बैंकिंग वित्तीय सिस्टम जो है, संस्थान जो है, उनके बारे में हमने बात की। फिर हम लोग आ गए आरबीआई द्वारा इस मौद्रिक नीति के माध्यम से जो पैसे को कंट्रोल किया जाता है उसके ऊपर डिटेल में हमने स्टडी की है वो चीज़। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। जो भी आपका फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए। टेलीग्राम चैनल हमारा सृष्टि क्लासेस नोहर, ये 3 लेक्चर की ये सीरीज पूरी मैं समाप्त करूंगा, और उस 3 लेक्चर की सीरीज के बाद ये कंप्लीट पीपीटी आपको इस चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, सृष्टि क्लासेस नोहर विदाउट एनी स्पेस। एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि जो भी आपका फीडबैक हो, पॉजिटिव नेगेटिव, कमेंट सेक्शन में दिल खोल के दीजिए। अगर आपको लगे कि कोई और इकोनॉमी का टॉपिक या और कोई भी सब्जेक्ट के टॉपिक्स आप इधर इस चैनल पे चाहते हैं तो कमेंट करिए। पूरी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स या क्विजेस प्रोवाइड करवाई जाएगी। लाइक करिएगा अगर वीडियो पसंद आए, शेयर करिएगा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।